हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, पार्टनरशिप अपना टॉपिक जो था पूरा वो फिनिश हो चुका है। यानी पार्टनरशिप के जो सारे 6 चैप्टर थे, 6 चैप्टर्स थे, वो सारे 6 चैप्टर्स जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 30 मार्क्स का जो टॉपिक था वो हमने टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। मैंने बोला था आपसे 30 मार्क्स की है पार्टनरशिप इन बोर्ड एग्जाम्स। यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप में से बनते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और मैंने आपको पर्टिकुलर जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस चैप्टर के अंदर मैंने बता भी दिया था आपको कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का है। और अगर आपने वो नहीं देखा है इंडिविजुअल सारे वीडियोस के अंदर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको कि पार्टनरशिप में जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स में से होंगे और कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो वीडियो मैं आपके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा। अभी हम अगला जो टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं, या हम कहें कि अगला चैप्टर जो है हमारा, जो कि आपकी फर्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने नाम लिख दिया है, हम जो अब चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आपकी पार्टनरशिप बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड से लेकर के 7 चैप्टर तक तो सारे आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट, 11th में भी 12th में भी अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो उन ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड था जिनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो हमने अभी तक उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही डिस्कस किया। लेकिन स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आती है वो अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। वो केवल सोशल बेनिफिट के लिए या कल्चरल, लीगल आपके सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले सकते हैं स्कूल्स ले सकते हैं, कॉलेजेस ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स ले सकते हैं, हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट ले सकते हैं, हम इसके अंदर क्लब्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सोसाइटीज को हम ले सकते हैं, और बहुत सारे जैसे एनजीओज भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती, चाहे वो पर्पस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया हो। तो ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, बिल्ड की जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं, जिनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, वही सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, या किसी सोसाइटी के पर्टिकुलर पर्पस को लेकर के वो बनाई जाती है। जैसा कि मैंने बोला, वो स्पोर्ट्स को प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकती हैं, वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हो सकती हैं, वो सोशल बेनिफिट्स के लिए हो सकती हैं, सोसाइटी में वेलनेस के लिए हो सकती हैं। तो इतने सारे पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, आपके उसी तरह से एनजीओज वगैरह हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने आसपास के अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके नारायण सेवा संस्थान जो है, नाम सुना है सभी ने, नारायण सेवा संस्थान, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। वैसे ही लॉयंस क्लब है, तो लायंस क्लब जो है वो लायंस क्लब भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर हम सर्च करेंगे तो अपने आसपास ही हमारे को मिल जाएंगे जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। उसी तरह से आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, ये सारे भी आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें, तो उनका मोटिव आजकल प्रॉफिट अर्निंग हो गया है, कहलाती वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग हो चुका है। लेकिन आती किस कैटेगरी में? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरीज में ही वो आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया।
तो अब स्टूडेंट मीनिंग के साथ साथ में ही इसके हम कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं ताकि हम इसको और इजी वे में डिस्क्राइब कर पाएंगे व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर जैसा कि हम लेते हैं इसका एंटिटी, तो सेपरेट एंटिटी है या नहीं है। जैसा कि हम कंपनी के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा है कि कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, यानी कि कंपनी का अपना एक खुद का एग्जिस्टेंस होता है, खुद की एंटिटी होती है, खुद का अपनी लीगल एंटिटी होती है। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है ये? सेपरेट एंटिटी है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग है और इसको रन करने वाले लोग या इसके ओनर जो है वो लोग अलग हैं। तो इस कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और ओनर। ठीक है, वो लोग केवल इसको रन करते हैं लेकिन इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, दूसरी बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ऑब्जेक्टिव जैसा हम अपनी डेफिनेशन में ही देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ये किसी सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, या अभी मैंने बहुत सारे रीजन बता दिया आपको, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग टाइप की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती है, लेकिन कुल मिलाकर के इनका अर्निंग मतलब मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। फिर थर्ड बात आती है इसका मैनेजमेंट। जैसा कि हमने कहा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और ओनर, कि इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो जो भी वर्क करेंगी वो अपने नाम में करती है, ना कि किसी पर्सन के नेम में। ठीक है, तो इनका कोई ओनर नहीं होता है, ना तो कोई इंडिविजुअल पर्सन इनका ओनर हो सकता है, ना कोई ग्रुप ऑफ फर्म इनका ओनर हो सकती है, ना ही कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन इनकी ओनर हो सकती है। तो इनका ओनर कोई भी नहीं होता है। तो बात आती है मैनेजमेंट कौन देखता है? तो यहां पर जो मैनेजमेंट देखते हैं वो लोग हो सकते हैं या तो ट्रस्टी या फिर मैनेजिंग कमेटी जो होगी, या मैनेजमेंट कमेटी भी बोल सकते हैं हम इसको। वो मैनेजमेंट कमेटी या मैनेजिंग कमेटी जो होगी वो उसका मैनेजमेंट सारा देखेगी। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसा कि अपन बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड कहां से आता है? इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फंड कहां से आता है? तो स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो फंड आता है वो फंड अवेलेबल करवाते हैं या तो मेंबर या फिर इसके ट्रस्टी। कौन करवाते हैं? या तो जो इसके मेंबर्स होंगे वो, या फिर उसके ट्रस्टी जो होते हैं वो उनको फंड अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड मिलता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड या सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड, ग्रांट्स जिनको हम कहते हैं, ग्रांट सब्सिडीज फंड वगैरह जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एक इनकम का सोर्स इनका ये भी है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग इसके मेंबर नहीं है या इसके ट्रस्टी नहीं है, वो भी अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिसको हम डोनेशन बोल सकते हैं या सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, वहां से भी इनको फंड मिलता है। तो इनकी इनकम के सोर्सेस कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। अभी तक जो हमने आगे जो पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे आपने बीएसटी के अंदर आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, तो इनको फंड अवेलेबल करवाने वाले लोग अलग होते हैं, इनकी इनकम के सोर्सेज अलग होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी टाइप का कोई बिजनेस कर रही होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, किसी टाइप का कोई बिजनेस नहीं कर रही है, ये केवल एक सोशल वर्क कर रही है। तो इनके जो फंड्स के जो सोर्सेज होंगे, जिनको जहां से इनको फंड मिलता है, तो इनके सोर्सेज कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से सोर्सेज है डिटेल में उनको। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इनको जो फंड अवेलेबल करवाते हैं या तो वो ट्रस्टी करवाते हैं या इसके मेंबर करवाते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट भी यही लोग देखते हैं, नॉट ओनर। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, इसकी ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती है, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन की नहीं होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती है। इसका केवल मैनेजमेंट देखा जाता है इन लोगों के थ्रू। तो वो ट्रस्टी हो सकते हैं, वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर बाहर से कोई हायर किए हुए पर्सन भी हो सकते हैं जो इसका मैनेजमेंट जो है वो देखेंगे। तो हायर किए हुए पर्सन भी हो सकते हैं इस मैनेजिंग कमेटी के अंदर, तो वो लोग सारा इसका मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल करेंगे, इसको देखेंगे सारा। ठीक है, तो ये तो हो गए मेन 3 फीचर्स जो थे इसके वो।
इसके साथ साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशंस के अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही अपने अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए विच इज 1 ईयर, जैसा कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में होता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, जैसा कि मैंने क्या बोला, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है लाइक द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग करती है उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही ये ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं। लेकिन जैसा कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था, बैलेंस शीट बन रही थी, तो उस टाइप के अकाउंट जो है यहां पर नहीं बनते। इनके कुछ अकाउंट जो है वो कुछ अलग टाइप के होते हैं, अलग अकाउंट होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इस टाइप के अकाउंट बन रहे थे। लेकिन यहां पर जो अकाउंट बनते हैं उनमें आता है एक तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनती है, सेम वैसे ही इनके अंदर भी एक अकाउंट बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें वो सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको शो करते हैं, जो उन्होंने कैश में पे किया है, कैश में रिसीव हुआ है उनको। सेकेंड अकाउंट इनके अंदर बनता है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो बनता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकेंड अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड अकाउंट बनता है इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर इनकी सारी इनकम और एक्सपेंडिचर जो होंगे वो लिखे जाएंगे। एंड थर्ड अकाउंट जो बनता है हमारे इसमें वो होती है बैलेंस शीट। इन ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी कुछ असेट्स होती हैं, इनकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, तो असेट्स लाइबिलिटीज को शो करने के लिए ये लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इस तरह से इनके 3 मेन अकाउंट जो है मेजर वो प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनके बारे में हम जब इंडिविजुअल सिंगल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल से उस समय डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने देख लिया कि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के इनकम के सोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगला 5th पॉइंट हम ले लेते हैं, इनकम सोर्सेज। जैसा कि मैंने कहा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या करती हैं, किसी टाइप का कोई बिजनेस करती हो तो उनकी इनकम के सोर्सेज कुछ अलग होते हैं। ये कोई बिजनेस नहीं करती, सोशल वर्क कर रही होती है या और किसी टाइप का वर्क कर रही होती है, तो इनकी इनकम के सोर्सेज भी कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अब देखते हैं उनकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इनकी इनकम की सोर्सेज के अंदर सबसे पहली चीज तो आती है डोनेशन। क्या आता है? डोनेशन। डोनेशन आप सभी लोग जानते हैं डोनेशन क्या होता है, कि अगर अपनी इच्छा से कोई लोग जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए कुछ पैसा डोनेट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ पैसा दान देते हैं, डोनेशन को मतलब है हम दान, तो वो दान जो दिया हुआ है वो इनकी इनकम का सोर्सेज होता है। दूसरा इनकी इनकम का सोर्सेज है वो है सब्सक्रिप्शन। क्या है दूसरा? सब्सक्रिप्शन। डोनेशन को बोलते हैं दान और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? चंदा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? दान का मतलब तो जो लोग आगे से अपनी इच्छा से दान देते हैं, डोनेट करते हैं, वो कहलाता है डोनेशन। और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, जो कि इनके मेंबर्स जाकर के कलेक्ट करके लेकर के आते हैं, वो कहलाता है चंदा। जैसे नारायण सेवा संस्थान है, तो नारायण सेवा संस्थान से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सोशल वर्क के लिए या ऐसा कुछ मतलब धर्म पुण्य का काम करते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और फिर उनसे कुछ अमाउंट जो है वो लेकर के आते हैं, कुछ फंड लेकर के आते हैं कि हम इस टाइप का नारायण सेवा संस्थान हम चलाते हैं, हम उसमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, गरीब बच्चों के लिए हम ये करते हैं, गरीब लोगों के लिए हम ये करते हैं, अनाथ लोगों के लिए हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो इस तरह से उनको कन्विंस करके उनसे अमाउंट कलेक्ट करके लेकर के आते हैं, तो वो कहलाता है अपना सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कोई मर्जी से भी दे सकता है, लेकिन छोटा अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन में, तो वो आ जाएगा इसमें। थर्ड नंबर पर आता है इसके अंदर एंट्रेंस फीस, या इसको हम एडमिशन फीस भी कह सकते हैं। एंट्रेंस फीस का मतलब आप सभी को पता ही है, जैसे अगर कोई क्लब है तो क्लब में एंट्री फीस लगती है, तो वो एंट्री फीस ही कहलाती है एंट्रेंस फीस। अगर हॉस्पिटल है तो हम हॉस्पिटल में जब एडमिट होने जाते हैं या जब चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां हम एक स्लिप कटवाते हैं, पर्ची कटवाते हैं जिसको हम, वो एंट्रेंस फीस हो सकती है।
स्कूल अगर है गवर्नमेंट स्कूल में तो वहां पर जो एडमिशन फीस लगती है वो इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारी चीजें भी इनकी इनकम का सोर्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे कोई क्लब है, जैसे मैंने कहा लायंस क्लब है या फील्ड क्लब है, तो उस क्लब में कुछ लोग ऐसा होते हैं लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए भी फीस पे करते हैं कि एक बार एक लमसम अमाउंट जो है वो पे करेंगे और वो लाइफ टाइम के लिए उसके मेंबर जो है वो बन जाएंगे। तो वो कहलाती है फी, लाइफ मेंबरशिप फीस। वो फीस जो पूरी लाइफ टाइम उसका मेंबर बनने के लिए पे की जाती है वो कहलाती है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये भी इनकी इनकम का सोर्सेज है। इसके अलावा एक आता है बहुत अच्छा वर्ड है लेगेसी। क्या है? लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत में अगर इनको कोई चीज मिली है, जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कोई औलाद नहीं है या बच्चे वगैरह नहीं, तो उन्होंने ऐसा किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है हम लोग हमारे मरने के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देते हैं। क्या किया उन्होंने कि अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने ये लिख दिया अपनी वसीयत के अंदर कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग जब तक है तब तक हमारी रहेगी, हमारे मरने के बाद में ये सारी प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट हो जाएगी या इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हो जाएगी। तो इस तरह से विल के थ्रू, विल मतलब वसीयत, वसीयत के थ्रू या विल के थ्रू जो प्रॉपर्टी या जो पैसा इन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है वो कहलाता है लेगेसी। ठीक है, तो ये भी इनकम का बहुत बड़ा सोर्सेज है। जो रिसीव तो कभी कभार होती है लेकिन एक ह्यूज अमाउंट जो है इसके थ्रू उनको रिसीव होता है। इसके अलावा छोटे मोटे और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे भी इनको इनकम वगैरह होती है, जैसे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और न्यूज़पेपर व्हाटएवर या ओल्ड इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी हैं। क्या होता है, जैसे अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि अब यूज में नहीं आ रहे हैं, खराब हो चुके हैं, टूट फूट गए हैं, तो उनको सेल करने से भी कुछ अमाउंट इनको रिसीव होता है। उसी तरह से ओल्ड न्यूज़पेपर अगर ये लोग सेल करते हैं जिसको हम रद्दी कहते हैं, तो वो रद्दी सेल करने से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इनको रिसीव होता है, वो आ जाएगा। इसी तरह से कोई ओल्ड इक्विपमेंट जो है इन्होंने सेल किए हैं तो ओल्ड इक्विपमेंट सेल करने से भी इनको इनकम जो है वो रिसीव होती है। तो ये सारी मेन जो इनकम के सोर्सेस थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इनकम के सोर्सेज इनके होते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होता है, जैसे अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर या किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में और कहीं जगह पर वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो वो अपना एक रेम्यूनरेशन या अपने एक फीस जो है वो चार्ज करता है। तो वो फीस भी इनकी एक इनकम का सोर्सेज हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉलेज है या स्कूल्स हैं तो वहां का टीचर या वहां का जो लेक्चरर है वो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड मतलब कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने जा रहा है या किसी बड़े इवेंट को अटेंड कर रहा है जिसकी उसको पर्टिकुलर एक रेम्यूनरेशन जो है वो मिलेगा, तो वो रेम्यूनरेशन भी इसी में आता है। गेस्ट लेक्चर के लिए जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए कोई है मोटिवेटर है, जैसे कॉलेज के अंदर कोई आपका जो लेक्चरर है वो एक अच्छा मोटिवेटर है, तो इस तरह के सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता है जिससे उसको इनकम की रिसीव होती है, वो भी इनकी इनकम का सोर्सेज होता है। वैसे ही सपोज कीजिए अगर स्पोर्ट्स क्लब है और वहां का जो ट्रेनर है, कोच है, वो किन्हीं और लोगों को कोचिंग देने जाता है या कुछ टिप्स देने जाता है उनको, तो उसके लिए वो फीस चार्ज करता है या उसका रेम्यूनरेशन होता है, वो भी इनकी इनकम का सोर्सेज है। इसी तरह से ये लोग कहीं से लोन भी ले सकते हैं, चाहे वो बैंक से हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, वो भी इनकी इनकम के सोर्सेज के अंदर काउंट होगा। तो स्टूडेंट इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी इनकम के सोर्सेज में आती है, लेकिन मेनली ये सारी चीजें जो है वही इनकी इनकम के सोर्सेज होते हैं बड़े, जिनके थ्रू ये फंड कलेक्ट करते हैं और फिर उस पैसे का यूज जिस पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उन फंड का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर एक तो पढ़ लिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग कि क्या होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, फिर उसके कुछ मेन फीचर्स जो थे वो हमने देख लिए, बाकी कुछ चीजें हमने डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कस कर ली थी क्या होती है वो। फिर इसके बाद हमने कौन कौन से अकाउंट्स ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती है उनका एक ओवरव्यू लिया है, डिटेल आगे पढ़ेंगे, और लास्ट में हमने देख लिया इनकी मेन इनकम के सोर्सेज जो है वो क्या है। अब इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनका भी ट्रीटमेंट जो होता है वो कुछ अलग अलग टाइप से अलग अलग होता है, तो इसलिए हम इनका ट्रीटमेंट वगैरह जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। तो
तो फिलहाल एक बार आपको ओवरव्यू इस चैप्टर से रिलेटेड मिल चुका है। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देना, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स ये चैप्टर जो है कवर करता है। कितना है, ध्यान से सुनना, 10 मार्क्स पूरा, एक अकेला मात्र एक चैप्टर जो है पूरे 10 मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिक्स है ये, कहीं आपको इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी पार्टनरशिप जो है पूरी, कितने चैप्टर थे उसके अंदर, 6 चैप्टर थे, वो पूरी पार्टनरशिप आपके 30 मार्क्स कवर कर रही थी। यानी 5 मार्क्स का अगर ऑन एन एवरेज निकाले हम तो 5 मार्क्स का एक चैप्टर बनता है आपका उसका। ये अकेला एकमात्र चैप्टर 10 मार्क्स कवर करता है और क्वेश्चन भी फिक्स है इसके अंदर, कौन से टॉपिक में से बनेंगे क्वेश्चन वो भी फिक्स है। ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कोई लोड वाला काम भी नहीं है और 10 मार्क्स कवर कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं 10 मार्क्स जो है। और ओनली 3 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से बनना ही है। तो आगे आपको थोड़ा फोकस करके इस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू।